हेलो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव रतनपुर की है, जहां पर कालू अपनी पत्नी उर्मिला और दो छोटे बच्चे रोहित और आरती के साथ रहा करता था। कालू बहुत ही गरीब व्यक्ति था। बेचारा कालू अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करता था। कालू मजदूरी करने के लिए बड़े बड़े घरों और पैसे वाले व्यक्तियों के पास काम किया करता था, ताकि उन पैसों से वह अपना परिवार चला सके। एक दिन कालू की पत्नी उर्मिला कालू से कहती है, अरे जी, आपको तो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक आपको कोई भी काम नहीं मिला। हमारे बच्चे भूखे हैं। तभी बेचारा कालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे भूखे हैं? मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे ना रहे, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? इतने दिनों से कुछ न कुछ काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ काम मिल ही नहीं रहा है। तभी कालू की पत्नी कहती है, कोई बात नहीं जी, आप आज भगवान का नाम लेकर जाइए, आपको कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। और ऐसे ही जब कालू जा रहा था, तभी कालू का बेटा आता है और कालू से कहता है, पापा सुनिए ना, आप बाजार से मेरे लिए कुछ खिलौने ले आना। मेरे सारे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है खेलने के लिए, इसलिए पापा आप मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आना। तभी बेचारा कालू बहुत ही निराश हो जाता है कि वह अपने बच्चों को एक खिलौना भी नहीं दे सकता। लेकिन कालू अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए कालू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौना जरूर लाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और बाहर जाकर खेलो, मैं काम पर जाता हूँ। इतना कहकर कालू अपने घर से काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और कालू धीरे धीरे बाजार में चला जाता है। कालू एक दुकान के पास जाता है और कहता है, अरे सुनिए मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? मैं कुछ भी काम कर लूंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए मालिक। तभी वह दुकानदार कहता है, अरे चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं काम मांगने के लिए। चलो हटो यहाँ से, ग्राहकों को आने दो, बड़े आए काम मांगने, चलो निकलो यहाँ से। और ऐसे ही बेचारा कालू काम ढूंढते ढूंढते एक मिठाई के दुकान के पास पहुंच जाता है और मिठाई की दुकान के मालिक से कहता है, अरे मालिक, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे बच्चे भूखे हैं, आप कोई भी काम दे दीजिए। मैं जरूर करूँगा, लेकिन मालिक मुझे काम दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी मालिक। मिठाई की दुकान वाला सेठ मोहनलाल बहुत ही दयालु इंसान था और वह गरीबों की मदद जरूर करता था। इसलिए सेठ मोहनलाल कालू से कहते हैं, अरे भाई, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम कल से इस दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, ठीक है? यह लो थोड़े से पैसे, अपने बच्चों को खाना खिला देना। यह सब देखकर कालू बहुत खुश हो जाता है। कालू अपने बच्चों के लिए खिलौने और कुछ खाना घर पर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, यह देखो, मैं हम सब के लिए खाना लाया हूँ और हमारे बेटे के लिए खिलौने भी लेकर आया हूँ। तभी कालू की पत्नी उर्मिला कालू से कहती है, लेकिन जी, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, आपके पास पैसे कहाँ से आए? किसने दिए? आप तो घर भी बहुत जल्दी आ गए हैं। तभी कालू अपनी पत्नी को कहता है, अरे भाग्यवान, मैं काम ढूंढने के लिए बाजार में गया था, मैंने बहुत सारी दुकानों पर काम मांगा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मुझे कोई काम नहीं दिया। तभी मैं एक मिठाई की दुकान पर गया, वहाँ पर मोहनलाल नाम के सेठ जी ने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और मुझे कल से काम पर आ जाने के लिए कहा है। तभी कालू की पत्नी उर्मिला खुश होकर कहती है, भगवान उन सेठ का भला करे, उन्होंने हमें यह पैसे और आपको नौकरी दी है। भगवान ऐसे ही हमारी मदद करते रहे। और ऐसे ही अगले दिन से कालू सेठ मोहनलाल जी के यहाँ काम करने लगता है।
कालू बहुत ही मेहनत से अपना काम किया करता है और धीरे धीरे कालू पर सेठ मोहनलाल का भरोसा और भी ज्यादा बनने लगता है। इसलिए धीरे धीरे कालू को मोहनलाल सेठ बहुत ही अच्छी पगार देने लगा और धीरे धीरे कालू की परिस्थिति सुधरने लगी और कालू अच्छा खासा नौकरी करके कमाने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन, महीनों और साल बीतते जा रहे थे और सेठ मोहनलाल पूरा का पूरा दुकान कालू को संभालने के लिए दे देता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ कालू भी बदल जाता है और कालू के मन में लालच आने लगती है। इसलिए कालू हर रोज गले में से कुछ न कुछ पैसे चुरा लेता है और ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन सेठ मोहनलाल कालू से कहते हैं, अरे कालू, आजकल यह क्या हो रहा है? हमारे गले में से पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम्हें पता है कालू, यह सब क्या हो रहा है? तभी कालू सेठ मोहनलाल से कहता है, अरे नहीं सेठ जी, यह तो मुझे भी पता नहीं लग रहा है कि यह पैसे गले में से कम क्यों हो रहे हैं। और ऐसे ही सेठ मोहनलाल कालू को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन कालू पर सेठ जी की नजर पड़ गई थी और सेठ जी को कालू पर शक होने लगा कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। और ऐसे ही कालू बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर पर जाता और अपनी पत्नी उर्मिला को कहता है, अरे सुनती हो, यह लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहे वो खरीद लेना और बच्चों को भी दिला देना। तभी कालू की पत्नी उर्मिला कहती है, लेकिन जी, इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? बल्कि अब तक तो आपकी पगार भी नहीं आई और वह आने में अभी बहुत देर है, फिर यह पैसे कहाँ से आए? तभी कालू अपनी पत्नी उर्मिला को कहता है, अरे भाग्यवान, यह पैसे मेरे सेठ जी के गले में से धीरे धीरे कर चुरा लिया है और उनको पता भी नहीं चला, समझी तुम? और ऐसे रामू बहुत खुश हो जाता है। तभी कालू की पत्नी उर्मिला कहती है, अरे नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेठ जी हम पर कितना भरोसा करते हैं और आप उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। यह बात तो अच्छी नहीं है जी। तभी कालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे वह सब छोड़ो और पैसे देखो, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए हैं। अब हमें गरीबी में जीने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही जब यह दोनों बात कर रहे थे, तभी कालू का बेटा आ जाता है और कालू का बेटा आते ही बेहोश हो जाता है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं अपने बेटे को उठाने की, लेकिन वह नहीं उठ रहा था। और ऐसे ही कालू अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है। तभी कालू की पत्नी रोती हुई अपने पति को कहती है, देखो ना जी, आपने देखा ना, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने सेठ जी के गले में से पैसे न चुराए होते तो हमारे बेटे को इस हॉस्पिटल में आने की जरूरत ना होती। जी, यह सब आपकी वजह से हो रहा है। आप भूल गए क्या वो दिन जब हमारे पास पैसा नहीं था और खाने के लिए खाना भी नहीं, और सेठ जी ने ही हमें पैसे दिए और आपको नौकरी भी दी? वह सब आप भूल गए। तभी कालू को बहुत पछतावा होता है और कालू कहता है, अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरी वजह से यह सब कुछ हुआ है, ना मैं चोरी करता। हेलो दोस्तों, एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान अपनी पत्नी माधुरी के साथ रहा करता था। गोविंद की नई नई शादी हुई थी, इसलिए गोविंद बहुत खुश था और गोविंद अपने छोटे से खेत में बहुत खुशी खुशी से काम किया करता था। गोविंद जब शाम को अपने घर जाता तो अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें करता। दोनों ऐसे ही बहुत सारी बातें करते, एक साथ खाना खाते और अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन गोविंद अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी गोविंद की पत्नी खाना लेकर आती है और गोविंद से कहती है, अरे जी, सुनते हो, जल्दी से खाना खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तभी गोविंद कहता है, बस थोड़ी देर भाग्यवान, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे ही गोविंद अपना काम खत्म करके
अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, अरे क्या बात है भाग्यवान, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई और बहुत खुश भी लग रही हो। क्या बात है, मुझे भी बताओ। तभी माधुरी अपनी पति गोविंद से कहती है, अरे जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। यह बात सुनकर गोविंद बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं पिता बनने वाला हूँ, हमारा छोटा सा बच्चा होगा, कितनी खुशी की बात है। ऐसे ही गोविंद और माधुरी दोनों बहुत खुशी से रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। गोविंद बहुत ही खुशी खुशी से अपनी खेती कर रहा था। एक दिन गोविंद का दोस्त आ जाता है और गोविंद से कहता है, अरे भाई गोविंद, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तभी गोविंद अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, अरे भाई बताओ, क्या खुशखबरी है, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तभी गोविंद का दोस्त कहता है, अरे भाई गोविंद, तुमको बेटी हुई है, तुम बाप बन गए हो और मैं चाचा बन गया हूँ। मैं जब कहीं जा रहा था तो भाभी जी रास्ते में मिली और वो बहुत ही दर्द में रो रही थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने भाभी जी की डिलीवरी की और तुमको बेटी हुई है, चलो हॉस्पिटल। और ऐसे ही गोविंद और गोविंद का दोस्त दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। गोविंद अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और गोविंद अपनी बेटी का नाम रोशनी रखता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और गोविंद की बेटी रोशनी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। गोविंद अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करता है। ऐसे ही जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे गोविंद की पत्नी बीमार पड़ने लगती है और एक दिन अचानक गोविंद की पत्नी का देहांत हो जाता है। गोविंद और गोविंद की बेटी रोशनी दोनों बहुत ही रोते हैं, लेकिन वह बेचारे करे तो क्या करे, सब वक्त का खेल है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। गोविंद की बेटी रोशनी अपने पिता की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करती है। ऐसे ही गोविंद भी अपने खेतों में काम किया करता था और एक दिन गोविंद का दोस्त रवि वहाँ से जा रहा था। उसने गोविंद को परेशान देखकर सोचा कि गोविंद से बात करे और उसने गोविंद से कहा, अरे भाई गोविंद, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गोविंद अपने दोस्त रवि से कहता है, अरे भाई, तुम अगर मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी रोशनी अब शादी के लायक हो गई है और बेचारी की माँ भी नहीं है। अब उसकी शादी करानी चाहिए, उसे भी अपना संसार बसाना चाहिए। कब तक मेरे पास रहेगी? मैं चाहता हूँ कि उसे एक अच्छा सा लड़का मिले। क्या तुम्हारी नजर में कोई है? अरे भाई गोविंद, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। मेरा दुर्गा भाई रोहन लाल, उसका बेटा सरकारी नौकरी वाला है। मैं उससे यह रिश्ते के बारे में जरूर पूछूंगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसे ही रवि अपने दोस्त रोहन लाल के पास जाता है और रोहन लाल को सारी बात बताता है। देखो भाई, मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह रिश्ता लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। इसलिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाया हूँ जो बहुत ही संस्कारी है और तुम्हारी बहू बनने के लायक है। और ऐसे ही रोहन लाल रिश्ते के लिए हाँ कह देता है और यह सारी बातें रवि अपने दोस्त गोविंद को कहता है और गोविंद बहुत खुश हो जाता है और लड़के वाले गोविंद की बेटी को देखने के लिए आते हैं। लड़के को रोशनी बहुत अच्छी लगती है और पसंद आती है और उनका रिश्ता मंजूर हो जाता है और ऐसे ही शादी की बातचीत भी हो जाती है। मुहूर्त निकालकर शादी फिक्स की जाती है। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है। गोविंद अपने घर पर ही सारी तैयारियां कर चुका था। शादी होने ही वाली थी। तभी गोविंद को फोन आता है
और गोविंद के बेटी के ससुर कहते हैं, अरे गोविंद लाल जी, रोहन लाल बोल रहा हूँ। बारात तुम्हारे घर पर नहीं आएगी क्योंकि तुम दहेज बहुत कम दे रहे हो और हमारे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है, वह ज्यादा दे रहा है, इसलिए हमें माफ कर देना, बारात नहीं आएगी। यह सुनकर बेचारा गोविंद बहुत परेशान हो जाता है। अपनी बेटी और अपने दोस्त के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई रवि, अनर्थ हो गया, बारात नहीं आने वाली है। लड़के वालों ने मना कर दिया, वो बारात लेकर नहीं आएंगे। मेरी तो पूरी इज्जत चली गई। अब मैं जीकर क्या करूँगा? मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्या करूँ? यह सब सोचते सोचते गोविंद को चक्कर आ जाता है और गोविंद वहीं पर नीचे गिर जाता है और गोविंद की अचानक मौत हो जाती है। जहाँ पर खुशी के पल थे, वहाँ पर मातम छा जाता है। बेचारा गोविंद एक छोटा सा किसान था। अपनी बेटी की शादी अच्छे से करवाना चाहता था, लेकिन वह ज्यादा दहेज नहीं दे पा रहा था और ऐसे ही उसकी मौत हो गई। गोविंद की बेटी रोशनी भी बहुत रोती है और रवि अपने दोस्त गोविंद का पक्का दोस्त था, इसलिए रवि ने अपने बेटे की शादी गोविंद की बेटी के साथ करा दी और इस तरह रवि को एक प्यारी सी और संस्कारी बहू मिल गई। लेकिन अपनी बेटी की शादी देखने के लिए गोविंद ना रहा। जब लोग बेटी नहीं चाहते तो यह समझिए कि हमारी माँ और बेटियाँ कैसी होगी, इसलिए बेटी बोझ नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी एक मैसेज है कि पैसों के लिए किसी की इज्जत और बेटी से ऐसा व्यवहार न करे कि उनकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाए। इसलिए इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टोरी को लाइक जरूर कीजिए। चैनल